नमस्कार। WIF मीडिया रजिस्टर्ड के चैनल यूट्यूब इंडिया न्यूज़ देखने वाले आप सभी दर्शकों का मैं अमन कौशिक हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय हमारे साथ में हैं भिवानी की हस्ती श्री विजय किशन धारेड़वाला जी। श्री विजय किशन जी भिवानी सराफा एसोसिएशन के प्रधान हैं और भिवानी की अनेकों शिक्षण संस्थाओं के संचालक हैं। विजय किशन जी, इस संकट काल में आपने हमें समय दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपका हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद अमन जी। विजय जी, आजकल जिस प्रकार से कोरोना का संकट जो है वो चारों तरफ छाया हुआ है और हमारे चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, तो इन्होंने जो डिसीजन लिए हैं और जिस प्रकार से ये इसको टैकल कर रहे हैं इस मामले को, उस पर आप क्या विचार रखते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए अमन जी, शुरू में हम भारतवासियों के सभी जनता को ऐसे महसूस पड़ रहा था कि ये बहुत अच्छा स्टेप है और इसके अलावा लॉकडाउन के अलावा हमारे पास कोई रेमेडी भी नहीं थी जी। लेकिन धीरे धीरे जो सिस्टम को देखा गया, समझा गया, तो वो बहुत ठीक लगता था। बाद में फर्स्ट सेकंड लॉकडाउन, आज हमको पब्लिक को सबको ऐसा महसूस होता है कि बगैर प्लानिंग के दोनों लॉकडाउन उन्होंने किए जी। लेकिन फिर बाद में कुछ बुद्धिजीवी, कुछ डॉक्टर्स, कुछ विपक्षी लोग जो आज सरकार चलाते हैं, उनके जो सुझाव आए, बात आई, तो उनमें यह बात उभर के आई कि बगैर प्लानिंग के आप लॉकडाउन शुरू कर देते हैं। तो थर्ड लॉकडाउन पे इन्होंने निश्चित रूप से थोड़ा बहुत कोई तैयारी करके बताया गया जी। और फोर्थ लॉकडाउन पे इन्होंने बहुत कुछ बताया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो पहले के दोनों लॉकडाउन थे वो दोनों ही लॉकडाउन बगैर प्लानिंग के ऐसे हुए, लेकिन जो संक्रमित जो पाए वायरस के, कोरोना के पॉजिटिव, वो बहुत कम रेशो थी और आज हम देखते हैं कि कई गुना बढ़ गए हैं, लाखों तक हमारी आज के दिन 1,95,000 से ऊपर इफेक्टेड कोरोना से हमारे देश में जो आबादी इफेक्टेड हुई है, संक्रमित है, वो हम काउंटिंग हमारे सामने है जी। तो इस बात का ये अर्थ हुआ कि बीच में भी इन्होंने, अगर ये जो रेलवे गाड़ी की और की कुछ स्टेट्स मांग कर रही थी, हो सकता है उसी टाइम पे अगर ये दे देते ट्रेन्स तो इतना भारी नहीं फैलता या उस टाइम में फैल के रह जाता। तो ये सब विश प्लानिंग की बात को दर्शाता है और हो सकता है अभी तो हम समझते हैं कि जो आंकड़े अभी चल रहे हैं इसके मुताबिक तो हो सकता है ये 10 लाख 15 लाख तक भी ये संख्या पहुंच सकती है। तो इसके लिए अब अनलॉक शुरू कर दिया है मोदी जी ने, जैसा कि अनाउंस कर दिया है, बाजार खोल दिए हैं। तो सब स्टेट्स को और सेंटर को कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है जी। इसमें कोऑर्डिनेशन में जहाँ तक मेरा विचार है कि ये सभी स्टेट्स के पहले से ही प्लानिंग में उनको शामिल करना चाहिए जी। और उसके बाद कोई चीज़ का रिजल्ट बना के उसको आउट करना चाहिए जी जी। वो पैसेंजर ट्रेन है और है या चाहे कितना ही भी फिर चला लो, लेकिन जो बीच में शुरू में चलाते तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट रहता जी। तो लॉकडाउन में अब अनलॉक कर दिया है, ये ठीक है, मार्केट भी खुल रहे हैं। अब हम भिवानी का ही एग्जांपल ले लें तो अभी 3 दिन में हमारे 30-32 केस उभर के सामने आ गए हैं, संक्रमित है जी। तो इसका क्या अंदाज़ा लगाए, ये एक इस प्रकार की घटना कहिएगा कि हो सकता है ये वायरस किस टाइप का है, हो सकता है ये वायरस वास्तव में सब लोगों में हल्का फुल्का कहीं ना कहीं विद्यमान हो और वो पॉजिटिव दिखाता हो कोरोना को, तो ये भी एक संभावना है। लेकिन अब हम आम पब्लिक से जो सुनते हैं अस्पतालों में और में, कोई दवाई तो निश्चित नहीं है लेकिन उनका खान पान की भी व्यवस्था सही नहीं बताई गई है। अच्छा। हाँ, यस, उसमें बेड ज़रूर पड़े हुए होते हैं अस्पतालों में, और चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पर ये कॉर्नाइजेशन करते हैं इनका पेशेंट्स का, तो उसमें भी ये जो
प्रोग्राम है, चाहे वो गर्म पानी पिलाते हैं, चाय है या काढ़ा देते हैं, तो वो भी एक बहुत ऊंची क्वालिटी का नहीं देते हैं ये, उसमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और इस प्रकार हम समझते हैं कि सारे भारतवासी हम एक साथ एकजुट होकर लड़ेंगे तो इस बीमारी पे ज़रूर अवश्य ही विजय पाएंगे और कोरोना को हरा पाएंगे। जी विजय जी, अभी 2 दिन में देखने में आया कि हमारे जो विधायक हैं उनका परिवार भी पॉजिटिव निकल रहा है, उनके आसपास के लोग भी पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो ये जो पूरा जो घटनाक्रम हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह की सबको, पब्लिक को, मीडिया से भी पता चला है कि उनका सबसे पहले पीए का टेस्ट हुआ, उनको कुछ हल्की सी तकलीफ़ हुई और उन्होंने सिविल हॉस्पिटल में चेक कराया तो उनका कोरोना पॉजिटिव आ गया। तो नेचुरली उनके फैमिली जो उनके विधायक जी के संपर्क में थे, उन सब का टेस्टिंग किया सरकार ने, स्वास्थ्य कर्मियों ने, डॉक्टर्स ने, तो उनमें से उनकी फैमिली के ही 9 मेंबर पॉजिटिव कोरोना पाई गई। जी। लेकिन सिविल हॉस्पिटल में इतने बड़े सही इंतजाम भी नहीं थे कि एक विधायक की फैमिली और 9 इतने अधिक मेंबर उनके कोरोना से संक्रमित मिले, तो उन्होंने कदम हॉस्पिटल में जो बताया गया है वो प्राइवेट इलाज करवाया। अब ये प्राइवेट इलाज की नौबत क्यों आई? अगर बहुत अच्छे हॉस्पिटल में इंतज़ाम हो तो प्राइवेट तो लास्ट में आना चाहिए, अगर वहाँ पे बेड सब भरे हो चुके हों तो। लेकिन फिर भी उनसे जैसे हमें पता चला है कि उनको कोई फीलिंग नहीं है, ना कोई उनको बुखार हुआ, ना कोई तकलीफ़ है, ना कोई दिक्कत है, ना कोई खांसी है, तो ज़रूर कोई ना कोई ये संक्रमित, ये कोरोना तो पॉजिटिव आ गया, लेकिन इससे डाउट पड़ता है कि भाई किस ढंग से क्या आ गया ये। इसी प्रकार और उनके संपर्क में जो थे, उनके घर के आसपास के या पीए के आसपास जो भी उनके संपर्क में आए थे, तो 28-30 केस ऐसे हो गए बताते हैं भिवानी में। तो कोई बात नहीं है, विधायक जी की फैमिली कोई ना, उनको कोई घबराहट है, ना कोई किसी प्रकार की दिक्कत है, और वो ज़रूर क्वारंटाइन तो वो तो रखे हैं और जल्दी भगवान उनको स्वस्थ करेगा और इस बीमारी से निजात पाएंगे। विजय जी, जहाँ पर देश इस बीमारी से लड़ रहा है, वहीं पर ऐसा मतलब सुनने में आ रहा है कि अनेकों लोग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। जैसे पीपीई किट बनाने की बात है, मास्क बनाने की बात है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अमन जी, ये क्योंकि भिवानी में मास्क का काम बड़ी लार्ज स्केल पे अभी भी चल रहा है जी, और पीपी किट का भी पीछे दिनों में चला, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन क्योंकि नॉन वोवन की फैक्ट्री भिवानी में इंडिया में बहुत कुछ कई नंबर्स में है, काफ़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई है भिवानी में, तो उन्होंने शुरू में जो मास्क थे, लोगों को ही नहीं पता था N95 या कुछ ऐसा होता है, लेकिन उन्होंने अपने बड़ी भारी स्केल में मास्क बनाए और बेचे, और आज भी बेच रहे हैं, ये कह के कि ये डिस्पोजेबल मास्क हैं, N95 नहीं है, कहीं धोखाधड़ी तो नहीं है। लेकिन क्योंकि रिसोर्सेज पूरा देश में कमज़ोर थे और सप्लाई थी नहीं, तो फिर भिवानी वालों को भी मौका मिल गया। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, उनका बिजनेस का मैटर है, वो बात एक अलग है। साइंटिफिकली वो झूठ तो नहीं बोले, लेकिन चलो अच्छी बात है, भिवानी में इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ लोगों को काम मिला, लेबर को काम मिला और कुछ इंडस्ट्रीज को काम मिला, और भिवानी जो है पूरे देश के नक्शे पे भी आ गई कि भाई इसमें भी मास्क बनते हैं, तो इसमें बुराई तो मैं नहीं मानता हूँ। और पीपी किट्स का जहाँ तक सवाल है, वो वास्तव में ही बिल्कुल भी कोई फिजिबल नहीं थे, ना कोई साइंटिफिक तरीके से बने, कोई किसी की बाजू छोटी थी, कोई कुछ थी, ऐसी सब जगह से कंप्लेंट आ गई, तो पीपी किट का काम। अभी कई डॉक्टर्स पीपी किट की वजह से संक्रमित हो रहे हैं, क्योंकि वो जो है इफेक्टेड हो गए हैं। पीपी किट इतनी स्ट्रॉन्गनेस नहीं थी कि वो रोक पाती। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है। तो पीपी किट आई थिंक भिवानी के मैन्युफैक्चररों ने बनाई भी नहीं, कुछ थोड़ी बहुत बनाई, कुछ बेची, तो कुछ वापस आ गई, कुछ और किसी के बिल रुके हुए हैं, किसी का पेमेंट नहीं हुआ है, तो वो तो दे विल बियर इट, ये बात डेफिनेट है। और मुझे जो पता चला है कि अभी कुछ फैक्ट्रियाँ KN95 और N95 मास्क बनाने जा रही हैं और कुछ प्रोडक्शन में भी आ गई है, तो हो सकता है ये वो क्वालिटी सही आएगी और
जो इनका नॉर्म्स हैं, इसका जो ट्रेडमार्क का जो ISI का और का नॉर्म्स के मुताबिक ये आगे बढ़ेगी तो इनकी बिक पाएंगी, ये तो बात निश्चित है। लेकिन अभी भी जो बना रहे हैं वो भेज रहे हैं, बेच रहे हैं, वो डिस्पोजेबल कह के बेच सकते हैं। कोई भी कॉटन की जैसे बना लिया, घर में बना लिया, किसी सामाजिक कार्यकर्ता ने बना के 2000 मास्क बेच दिए या दे दिए खरीद के, तो वो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो नॉन डिस्पोजेबल बोल के ऐसा कुछ नहीं लिखा उन्होंने अपने बिलिंग में, डिस्पोजल ही लिखा है। विजय जी, आप भिवानी के व्यापारी वर्ग से भी जुड़े हुए हैं और शिक्षा जगत से भी जुड़े हुए हैं, तो जिस प्रकार से स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं और बच्चों को कहा जा रहा है कि आप ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कीजिए, और उसमें वो असफल इसलिए हो रहे हैं कि कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि पहले इस प्रकार की किसी प्रकार से कोई तैयारी जो है वो नहीं की गई थी। 1-2% बच्चा है जो ऑनलाइन भी काम करता है, लेकिन 100% नहीं है। तो क्या आपको लगता है क्या आने वाले समय में इसका भविष्य होगा और किस प्रकार से आप मैनेज करेंगे, स्कूल्स मैनेज करेंगे, कॉलेजेस इसको कैसे मैनेज करेंगे? अमन जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल ये पूछा है कि भाई ये जो ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम जो अडोप्ट, ये सही बात है, ये मजबूरी में हुआ है और ये छोटी क्लासेज के लिए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है जी। क्योंकि जो टेलीफोन्स हैं बच्चों के पास वो पुराने मॉडल के हैं, तो स्लाइडिंग नहीं है, तो उससे भी बड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन फिर भी चेष्टा ये है सभी टीचर्स की, प्रिंसिपल्स की, स्कूल वालों की। कॉलेजेस में तो अभी पढ़ाई शुरू हुई नहीं है, तो स्कूलों में ये प्रॉब्लम तो चल रही है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन जितना मैक्सिमम व्हाट्सएप पे, टेलीफोन से काम, होमवर्क देते हैं और कोशिश करते हैं जी। लेकिन छोटी क्लास वालों को बहुत दिक्कत है, उनको समझ में आनी बड़ी मुश्किल है। ये सही तो रेगुलर सिस्टम से पढ़ाई तभी होगी जब ये ऑनलाइन, कहने की ऑनलाइन है पढ़ाई, ये सिस्टम सब ख़त्म होंगे और प्रेजेंट होके क्लासरूम में जाएंगे, बच्चे समझ पाएंगे, तब जाके रूटीन सही बनेगा। इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने एक तरफा तो ये कर दिया कि स्कूलों से बिल्डिंग फंड नहीं लिया जाए और सिर्फ ट्यूशन फीस ले ली जाए। चलो, इस बात से ठीक है कि भाई इस महामारी के दौरान और रिसोर्सेज कम हो गए सभी के इनकम के, तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन स्कूलों के जो टीचर्स हैं, स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उन सब की सैलरी देना भी तो सरकार की, ये ठीक है, मोरली बाउंड है स्कूल और देनी भी चाहिए जी। लेकिन साथ साथ में ये सरकार ने गाइडलाइन देनी चाहिए कि मैक्सिमम जितनी फीस कलेक्शन हो सके ताकि सैलरी कुछ का पटान हो सके जी। अभी दिक्कत है, बहुत स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अभी सैलरी अप्रैल की नहीं दी है, मार्च की तो क्योंकि 22 तारीख को मोदी जी ने लॉकडाउन किया था, मार्च महीने की तो सबकी सैलरी दे दी थी। अप्रैल की कुछ स्कूल ऐसे नहीं, लेकिन उन्होंने भी देनी चाहिए सैलरी, तो जी। इसमें स्टाफ का बेचारे का उनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन जो अभिभावक है उनके लिए गाइडलाइन ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि टीचर सब एंगेज हैं, वो सब होमवर्क दे रहे हैं, ऑनलाइन उनको एजुकेशन दे रहे हैं, तो उस पर गाइडलाइन सरकार ने देनी चाहिए कि भाई इस तारीख तक अपनी अपनी ट्यूशन फीस ज़रूर दे दें। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी है ताकि सैलरी टाइम पे, अभी जो मई की सैलरी है ये शायद जून के आखिरी तक मुश्किल से दे पाएंगे स्कूल्स, क्योंकि इतने स्कूल्स कोई इक्का दुक्का स्कूल को छोड़ के रिसोर्सेज स्कूलों के भी इतने ज़्यादा नहीं है हरियाणा में, दिल्ली की तरह और बड़े शहरों की तरह लाखों लाखों रुपए फीस, उनका जो मेंटेनेंस का और का, चलो मेंटेनेंस एनुअल चार्जेस वन टाइम जो लेते हैं वो तो नहीं ले रहे हैं जी। लेकिन उनकी ट्यूशन फीस इतनी हैवी है कि उसमें वो तो रिकवर कर जाएंगे, लेकिन जिनकी ट्यूशन फीस कम है उनको बड़ी दिक्कत आ रही है। तो सरकार को गाइडलाइन ज़रूर इशू करनी चाहिए विद्यार्थियों के लिए भी कि भाई वो इस तारीख तक उस महीने की 2 महीने की फीस जमा दे दें। तो जो वास्तव में कमज़ोर है उनको थोड़ा सा 1 महीने में और 2 महीने तक उनकी इंस्टॉलमेंट बना दी जाए, तो इसमें कोई अर्ज नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि रेगुलर सिस्टम जो है पढ़ाई का वो तभी सिस्टमेटिकली चलेगा जब सोशल डिस्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए स्कूल और ये खुल जाए। जून भी मेरा ये ख्याल है कि जब अनलॉक होना शुरू हो गया है जी। तो 15 जून के बाद स्कूल खोले जा सकते हैं जी।
और बाकी तो सरकार जैसे चाहेगी, जैसे गाइडलाइन देगी वो मान्यता होगी जो भी। लेकिन 15 मान लो स्कूल खुल जाते हैं विजय जी, तो बच्चों को किस प्रकार से मैनेज करें कि ये बीमारी से बचे रहें? कोई ऐसी कोई प्लानिंग? देखो, सैनिटाइजेशन सिस्टम सारे क्लासरूमों का लगभग अल्टरनेट डेज पे तो ज़रूर हो जाना चाहिए, नहीं तो डेली भी हो जाना चाहिए। ठीक है। और सैनिटाइजर रखना चाहिए सभी स्कूलों को, और बच्चों को सब मास्क लगा के आए, और बच्चे भी सैनिटाइज अपनी पॉकेट में छोटा स्मॉल साइज की बोतल लेके आए और उसमें सैनिटाइज समय समय पे वो करते रहे, तो उससे काफ़ी प्रिकॉशन होगी। और जहाँ तक सवाल है सोशल डिस्टेंस का, स्कूल में बेंचेज है, जो 3 बेंच वाले हैं उस पर 2-2 बच्चे बैठ जाएं, और जो 2 बच्चों वाला बेंच है उस पर 1-1 बच्चा बैठ जाए, तो क्लासरूम में आई थिंक 40 की बजाय 20-20 बच्चे बैठ सकेंगे। ठीक है। तो या तो इस बारे में भी सरकार गाइडलाइन दे सकती है, अगर वो चाहें तो, ठीक समझें तो, कि एक स्कूल में डबल शिफ्ट सिस्टम कर दिया जाए। 7 बजे 7:15 बजे से शुरू करके 11:30 पौने 12 बजे तक एक शिफ्ट, और पौने 12 बजे से दूसरी शिफ्ट 4:30 पौने 5 बजे तक। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि टाइम भी बच जाएगा, और साथ में गाइडलाइन ये भी होनी चाहिए कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं ये एक इमरजेंसी है, उनकी ये मांग नहीं रहनी चाहिए कि जी हमको 1.5 घंटा ज़्यादा लगाया है आज स्कूल में तो हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए या 1.5। तो इस दुख की घड़ी में टीचर्स साहिबान को भी इस प्रकार की मन में भावना रखनी चाहिए कि हम सेवा के लिए हैं, टीचर्स बच्चों की पढ़ाई के लिए हैं, तो उसमें इजीली चल सकता है। और अगर हम अल्टरनेट डेज पे करेंगे, एक सेक्शन मान लो 40 का है, 40 स्टूडेंट्स का, तो अमन जी उसमें क्या होगा कि 20 बच्चे पहले दिन उस क्लास के और 20 बच्चे अगले दिन उस क्लास के बिठाए। ठीक है। तो उससे टाइम कंज्यूमिंग फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। यस। तो उसमें फिर क्या है कि अप्रैल मई जून 4 महीने तो वैसे ही ख़राब हो गए, मार्च का भी आधा महीना ख़त्म हुआ है जी। तो उससे टाइम कंज्यूमिंग फैक्टर से हम बचाव कर सकेंगे। और हो सकता है भगवान ने चाहा तो सितंबर तक कोई काफ़ी हद तक अपना देश नॉर्मल स्थिति में आने लग जाएगा, तो उस टाइम पे वो गाइडलाइन काम आ जाएंगे। जी जी। विजय जी, दिसंबर में, जनवरी में कोई भी ऐसी कल्पना नहीं कर सकता था कि ऐसे हालात होंगे कि जो है आदमी से इतना दूर हो जाएगा और एक भयंकर बीमारी से हमारा सामना होने जा रहा है। काफ़ी व्यवस्थाएं बदल गई हैं। कैसा फ्यूचर मानते हैं आप? किस प्रकार से आने वाला समय का परिदृश्य कैसा हो सकता है? आप सीनियर हैं हमारे भिवानी के, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा सा परिभाषित करें। यस अमन जी, ऐसा है कि स्टार्टिंग तो ये वुहान से, चाइना से हुई है जी। लेकिन दिसंबर में तो किसी को पता ही नहीं था इंडिया में ऐसा कुछ है। कोई 1-8% आदमी को, किसी को इंटेलिजेंस या कोई उनको पता हो तो एक बात अलग है जी। तो ये दुख की घड़ी तो शुरू हुई है, समझ लो जनवरी से ही, जैसे आपने बताया दिसंबर जनवरी से जी। तो वो तो, और हमारी सरकार ने भी इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगाया है, क्योंकि अब वो अहमदाबाद में ट्रंप जी का भी जो प्रोग्राम था बहुत बड़ी लार्ज स्केल पे, लाखों आदमी इकट्ठे हुए, तो ये सरकार लेवल पे अगर उनको पता था तो इतने बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में थोड़ा सा सोच समझ करना चाहिए था। फिर भी चलो कोई बात नहीं, जब भी 22 मार्च से शुरू कर दिया ये प्रोग्राम, तो आगे देखो ये साल चाहे व्यापारी वर्ग है, चाहे कर्मचारी है, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे मजदूर तबका है, चाहे नौकरी पेशा वाले हैं, सबके लिए ये साल मैं समझता हूँ दिसंबर नहीं 31 मार्च के एंडिंग तक भी अगर पोजीशन नॉर्मल हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब इस एक साल के दौरान हम सबको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें ये इनकम नहीं हुई या हमारे को ये सैलरी नहीं मिली। हैंड टू माउथ भी हम काम को निकाल लें तो बहुत बड़ी हमारी विजय होगी इस बात पे। इतनी बड़ी भारी महामारी जो पूरी दुनिया में आई है, आप देखिए इटली का कितना बुरा हाल है, आप देखिए अमेरिका का अमन जी कितना बुरा हाल है जी। तो हमारी तो डेथ रेट बहुत कम है जी। लेकिन 31 मार्च तक हम समझते हैं कि हमको सब टॉलरेंस रखना होगा ताकि हमारा देश भी ठीक पटरी पे आ जाए, और उसमें भी हमें 3-4 साल तो
और पटरी पे आने पे लग जाएंगे और ये 10 साल हमारा देश निश्चित रूप से इस महामारी की वजह से पीछे भी चला गया है, पिछड़ गया है। ये कंपनसेट होना बड़ा मुश्किल है अमन जी। तो बाकी तो देखो, भगवान पे तो भरोसा रखना ही पड़ेगा। गॉड हेल्प दोज हू हेल्प देमसेल्व्स। हम अपने आप को पूरा मजबूत रखें और डरें नहीं कोरोना से। और इन दिनों में जो भी माहौल चल रहा है, और अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाए रखें, तो हो सकता है भगवान हमारे को दिसंबर तक काफ़ी हद तक 75% छुटकारा मिल जाए और मार्च 2021 तक संपूर्ण रूप से शायद छुटकारा मिल सकता है। फिर भी 2-4-5% कोई पेशेंट रह गए तो हर बीमारी के रहते हैं वो तो अमन जी, चाहे कैंसर है, चाहे लाइलाज दूसरी बीमारियाँ, हार्ट अटैक है, वो भी है। तो ये भी एक कोरोना एक साइड में चली जाएगी कि भाई ये भी एक बीमारी है, आई थी और चली जाएगी। तो हो सकता है कि जब तक 2021 में तो कोई वैक्सीन भी तैयार हो जाए, और वैक्सीन तैयार हो जाएगी तो देखो फिर तो घबराहट की बात ही नहीं रहेगी। और पूरे देश और भारतवर्ष भी लगा हुआ है कि वैक्सीन जल्दी से जल्दी कोई इसकी निकले, तो इसमें घबराएंगे नहीं और इम्यूनिटी को बढ़ाने की हम पूरी चेष्टा रखें ताकि ये बीमारी हमारे नज़दीक भी ना रहे। जी जी विजय जी, थोड़ी सी लीक से हटकर बात है कि संगीत हमारे जीवन में बड़ा अहम रोल निभाता है, सभी के निभाता है। तो मैं चाहूँगा कि जैसा भी ये दौर है, इसमें आपका, यदि हमारे देश की जनता आपसे ये अपील करे कि भी आप कुछ गुनगुनाएं, कुछ गाएं, तो मैं चाहूँगा हमारे दर्शक जो है उसका ज़रूर आनंद उठाएंगे। तो कोई छोटी सी प्रस्तुति जैसी आपकी भी, जैसी भी होगी, स्वागत योग्य है। अमन जी, ये तो आप भी सोशल मीडिया पे और पे हम दिन प्रतिदिन सुनते ही हैं, तो एक कितना अच्छा वो गीत किसी ने भी बनाई है, रचना बहुत अच्छी बनाई, कि ना कभी हमने कभी सोचा था कि ऐसा भी दिन क्या कभी हमने सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा, एक दूसरे से बैठने में भी दूर डिस्टेंस रखना होगा। तो इस प्रकार की जो लाइन है, क्या कभी हमने सोचा था कि पक्षी भी यूँ लहराएंगे, स्वच्छता का ये अपने आप सिस्टम बनता जाएगा। तो ये बहुत अच्छे अच्छे इस प्रकार के सोशल मीडिया पे बहुत आए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि भाई इस दुख की घड़ी में थोड़ा बहुत हम म्यूजिक पे भी ध्यान दें, और जैसे अमन जी ने कहा है, इस प्रकार हम म्यूजिक से ही समय बहलाकर अपना एंटरटेनमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे फिर आदमी थोड़ा बहुत इस दुख की बातों को भूल जाएगा। और हम हर टाइम पे टीवी पे कितने संक्रमित हो गए, कितने ठीक हो गए, कितने ये हो गया वो हो गया, इससे थोड़ा सा लाइन से हटके टीवी से भी ध्यान हटा के हम म्यूजिक की तरफ भी ध्यान दें, और अच्छे पुराने गाने हैं, पुराने भजन हैं, और इन सब भक्ति भाव हम रखेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। जी जी जी, ये अमन जी। विजय जी, काफ़ी बातें हो गई हैं और बाकी बची हुई बातें फिर कभी ज़िंदगी में आगे करेंगे, क्योंकि हम लोग, मैं ऐसा दावा कर सकता हूं कि मैं और विजय जी इस कोरोना पर ज़रूर ही जो है जीत हासिल करेंगे। तो विजय जी, आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे दर्शकों से मैं गुजारिश करूंगा कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, कृपया अपने विचारों से हमें अवगत अवश्य करवाइएगा। विजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया अमन जी, आपने आज 10-5 मिनट हमारे लिए निकाले, और जो करंट टॉपिक है आज के जो सारा देश हमारा जूझ रहा है जिस बीमारी से, उस पर आपने सारी बातों की चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये हैं हमारी भिवानी की हस्ती श्री विजय किशन धारेड़ूवाला जी, जो सर्राफा मार्केट, सर्राफा जो बाज़ार है उसके प्रधान हैं, और भिवानी के अनेकों शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से एक और हस्ती के साथ मैं शीघ्र ही आपके सामने फिर पेश होऊंगा। तब तक मुझे अमन कौशिक को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। जय हिंद। जय